नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। जिगर धर्मशी हैं, मोतीलाल ओसवाल के सीनियर मैनेजर हैं, और रवि देवरा हैं, फंड मैनेजर हैं कुबर्जी ग्रुप के। सर, आप दोनों ही मेहमानों का पहले ईटीन हाउस स्वदेश पर स्वागत है। आपके पास आते हैं, लेकिन सबसे पहले मॉनसून की बात कर लेते हैं। इसका प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का आज मॉनसून का अनुमान आया। उनका अनुमान है कि इस सीजन में 98% बारिश हो सकती है, यानी सामान्य बारिश। 96% से 104% के बीच की बारिश को हम सामान्य बारिश कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस साल सामान्य बारिश, और जो इसकी सामान्य बारिश की जो संभावना है वो 65% है। इसके अलावा मॉनसून को लेकर क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। अच्छे से अच्छे मानसून में भी 10-15% एरिया ऐसे रहते हैं जिसमें कि डेफिशिएंट रेन रहती है, और इसी तरह कोई खराब से खराब मानसून भी हो उसमें भी लगभग 20% एरिया ऐसा होता है जिसमें अच्छा मानसून होता है। सो मानसून की उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसकी चाल ही ऐसी रहती है कि इस तरह का जो संभावनाएं हैं वो काफी पॉसिबल रहती हैं। जहां तक इस मानसून का प्रश्न है, देखिए, जो पहले 2 सब महीने रहेंगे मानसून के, जून और जुलाई, मेरे ख्याल में वो तो अच्छे रहने चाहिए। मानसून का ऑनसेट अच्छा रहना चाहिए। जुलाई का कोर मानसून महीना जो है वो अच्छा रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरा हाफ है उसमें थोड़ी सी शंकाएं हैं कि मानसून जो है हो सकता है बीच बीच में थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, और विशेषकर जो सितंबर का महीना होगा, लास्ट मंथ जो है, जिसमें कि मानसून उत्तरी भागों से विड्रॉ करना भी शुरू कर जाता है, उस महीने में थोड़ा मानसून का रेनफॉल सामान्य से कम होने की संभावना रहेगी। यानी स्काईमेट ने साफ कर दिया है कि अल नीनो की संभावना शुरुआती मानसून के महीने में कम है, और इसका फायदा ये होगा जब बुआई शुरू होगी तो जून और जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। रवि जी, आप एग्री मार्केट को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा? इनका कहना है कि जून और जुलाई के महीने में अच्छी बारिश होगी, 100 से 107% तक की बारिश हो सकती है। क्या इससे कितना फ़ायदा होगा? जरूर से इससे फायदा होगा, क्योंकि जो सोइंग का बेसिक पीरियड है वो मई मिड वीक से मींस के सेकंड या थर्ड वीक ऑफ मई से स्टार्ट होता है, और आई थिंक जुलाई एंड तक सोइंग का एक अच्छा टाइम होता है। अगर सोइंग के टाइम अच्छी बारिश होती है तो जो क्रॉप है वो इनिशियली ग्रो होता है, क्योंकि जो शुरुआती टाइम पे बारिश की काफी जरूरत रहती है। तो आई थिंक ये फार्मर्स के लिए काफी रिलीफ वाली चीज है। हालांकि गुजरात एंड राजस्थान में जो कम बारिश की एक्सपेक्टेशंस आज स्काईमेट ने दी है, तो इससे थोड़ा प्रभाव आज कॉटन के प्राइसेस पे देखा गया। बट मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा भी इवन बारिश रहता है, या थोड़ा भी मीन्स के, क्योंकि राजस्थान एंड गुजरात दोनों वैसे भी देखे तो हिस्टोरिकल यहाँ पे पहले 2 महीने बारिश कम ही रहते हैं। तो आई थिंक अगर ये बारिश का जो स्काईमेट का अनुमान है वो फार्मर्स के लिए एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी चीज मानी जाएगी। हालांकि सिलेक्टिव एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि जो अगर बारिश थोड़ी भी अच्छी रही तो शुरुआती दौर पे जो फार्मर्स का रुझान रहेगा वो कॉटन के शोइंग पे ज्यादा रहेगा, वो पल्सिस पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो कॉटन के प्राइसेस है वो काफी रिकॉर्ड लेवल पे चल रहे हैं। तो फार्मर शायद कॉटन के ऊपर बुआई का ज्यादा सोचे। साथ में गुवार के भी प्राइसेस अच्छे चल रहे हैं, तो गुवार पे राजस्थान गुजरात जैसी जो कंटिनेंट है इसमें एक अच्छी उस पे फसल होती है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर फोकस इनिशियल रुझान है वहां पे रहेगा। कैस्टर में हालांकि ये चीज जो बारिश अच्छी होने के एक्सपेक्टेशंस है वो कैस्टर के लिए थोड़े नेगेटिव माने जाएंगे, क्योंकि जब बारिश अच्छी होती है तब सोइंग काफी कम होती है कैस्टर के लिए, और प्रोडक्शन भी देखे तो लास्ट ईयर का इवन रहा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस के सेंस से देखे तो अच्छी बारिश ऑलवेज कैस्टर के लिए, प्रोडक्शन वाइज नेगेटिव, वही प्राइस वाइज पॉजिटिव हो सकते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ लिस्टेड है, इसमें जो खरीफ सीजन वाले कॉम्प्लेक्स है जिसमें गुआर, कॉटन एंड साथ में देखे तो कैस्टर, ये कॉम्प्लेक्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओके, तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। काफ़ी दर्शकों के सवाल आ भी चुके हैं। योगेश हैं जयपुर से, इनका सवाल है कि क्रूड इन्होंने 7,400 रुपये पर लॉन्ग कर रखा है, और नेचुरल गैस 516 रुपये पर है। क्या करना चाहिए? अब जिगर आप बताइए,
क्या इस भाव पर लॉन्ग करना सही है? एमसीएक्स नेचुरल गैस रिकॉर्ड स्तरों पर इन्होंने लॉन्ग कर लिया है। क्रूड की जो तेजी है तो ऊपरी स्तरों पर लॉन्ग है, हालांकि क्रूड में प्रॉफिट में भी है। क्या करे दोनों ही काउंटर में? जी, पहले क्रूड पे सलाह दूंगा। क्रूड का जो मोमेंटम है वो वेरी रिसेंटली निचले स्तरों से रिवर्स हुआ है, तो मुझे लगता है कि क्रूड का जो मोमेंटम है और एक्सटेंड हो सकता है। वेरी रिसेंटली 74 30 40 का जो लेवल ब्रेक हुआ है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया एक्ट कर रहा था, जो अभी प्राइसेस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अपसाइड का और कंटिन्यू रह सकता है, बट यस, बीइंग अ क्रूड काफी वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से, तो थोड़ा चॉपीनेस वॉलेटिलिटी जरूर से रहेगी। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल इनिशियल क्रूड का टारगेट 75-20 का रहेगा, और 75-20 भी अगर ब्रेक कर जाता है तो 7600 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड की जो बाई पोजीशन है इसमें ये बने रह सकते हैं। हाँ, बट उनको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 7340 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ओवरऑल क्रूड में मेरा बायस पॉजिटिव है, तो क्रूड में बने रह सकते हैं। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस काफी हायर लेवल्स पर है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो नेचुरल गैस में थोड़ी सेल की सलाह रहेगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय में होल्ड नहीं करना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेचुरल गैस आज शाम के सेशन में तकरीबन 505 से लेके 503 तक के लेवल्स तो कम से कम आ सकते हैं। तो नेचुरल गैस इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बाय नहीं लगता है। हाँ, बट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 525 से 530 के टारगेट आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी सही नहीं है, एग्जिट करके वेट करना चाहिए। निचले स्तर जरूर से मिल सकते हैं, तो बेटर एंट्री लेवल मिल सकते हैं, तो उसके लिए वेट करना है। नेचुरल गैस में एग्जिट कर सकते हैं, क्रूड में होल्ड कर सकते हैं 7340 के बिलो के स्टॉप्स। ओके, यानी स्टॉप लॉस आपके जो बाइंग लेवल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें योगेश जी, सबसे बड़ी सलाह यही है, ताकि आपको जो हाथ में आया हुआ प्रॉफिट है वो ना जाए और फिर उसे होल्ड कर सकते हैं क्रूड को। लेकिन नेचुरल गैस में डीप ऑन बाइंग की सलाह है, तो ऊपर के लेवल पे आप कोशिश करें निकलने की। चलिए, अगले दर्शक है मुकुंद है दिल्ली से, नेचुरल गैस का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, साथ ही कॉपर में क्या करें। अब रवि जी आप सलाह दीजिए मुकुंद जी को, नेचुरल गैस का आउटलुक बता दीजिए और कॉपर में क्या करें। जरूर से नेचुरल गैस के जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होता नहीं, इस हिसाब से थोड़ा अवॉइड करने का स्ट्रेटेजी रखे। उसके इन्वेंटरीज के बाद ही उसमें कुछ नया ट्रेड बनाना चाहिए। आई थिंक जब तक 500 के ऊपर सस्टेन है तब तक मुझे लग रहा है कि एक बार आपको वहां पे 528 530 तक के लेवल दिखने चाहिए। बट फिर भी नई पोजीशन अगर आपको करनी है तो वहां पे मेरे हिसाब से आपको ज्यादातर अवॉइड करना ये बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। कॉपर मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा हायर लेवल से अनवाइंडिंग का प्रेशर जो बना हुआ है वो शायद आगे भी कंटिन्यू होगा। डाउन साइड कॉपर ने पूरा हफ्ता 808, अपर साइड 828, यही लेवल में कॉपर के प्राइसेस है वो रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकता है। पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, साथ में रूपी भी स्ट्रांग है वर्सेस डॉलर। उसके अलावा बात करें तो आप अगर बॉन्ड यील्ड देखें, यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे वजह है, सारे अभी जो नियर टर्म डेटा है वो उसके लिए हेडविंड्स से बने हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में 816 से 818 के बिटवीन एक सेलिंग के अपॉर्चुनिटी के दौर पे उसको देखना चाहिए। 822 का एक स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड मेरा ये मानना है 806 तक के लेवल आपको कॉपर में दिख सकते हैं, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी कॉपर में एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकता है। ओके, चलिए अब अगले दर्शक योगेश जी का एक और सवाल रह गया था, ये जानना चाह रहे थे सोने चांदी में आज क्या करें जिगर, सोने चांदी में आज? देखिए, सोने में मुझे लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव हुआ है, थोड़ा और एक्सटेंड अपसाइड हो सकता है। और हमने पिछले 6 दिनों में देखा है कि गोल्ड सिल्वर में दोनों ही में अच्छी रैली आई है। डिस्पाइट बीइंग यील्ड्स हायर लेवल पे है, डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे है, 100 के करीब आ चुका है डॉलर इंडेक्स। डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हायर लेवल्स पे सस्टेन हो रहे हैं। इसका एक मेजर रीजन यही है कि आगे जाते हुए डिस्पाइट बीइंग की जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक के जो कंसर्न है वो काफी ज्यादा है, बट दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी सस्टेन रहेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। ये भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जो ईटीएफ्स के जो इन्फ्लोज है वो काफी अच्छे बेटर दिख रहे हैं, जिसके वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड सिल्वर हायर एंड पे रहेगा, हालांकि जो अपसाइड है वो काफी लिमिटेड रहेगी। मैं बहुत बड़ी एक्सपेक्ट करंट लेवल से नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बार बाय में बने रह सकते हैं। गोल्ड में 52,750 से 800 का लेवल एक बार दिख सकता है, उससे ज्यादा की अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अगला सवाल है राजेश जी का कोलकाता से, कॉपर में क्या करें? जिगर, कॉपर में क्या करना चाहिए राजेश जी को?
देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर में मुझे थोड़ी सुस्ती दिख रही है। कॉपर में हमने देखा है कि 815-50 का एक लेवल था, वो क्रिटिकल था, उसके नीचे सस्टेन हुआ है प्राइसेस। मुझे लगता है कि कॉपर में एक साइडवेज टू नेगेटिव का मोमेंटम रहेगा। 815-820 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 810 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाएंगे तो कॉपर में 806 से 805 का लेवल भी दिख सकता है। तो बिल्कुल ही इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 815 के करीब मौका मिलता है तो बेचे। 820 का स्टॉप लगाना होगा और 806 से 5 तक का लेवल एक बार नीचे आता हुआ दिख सकता है। 806 रुपये नीचे की तरफ कॉपर आ सकता है। अगले कॉलर हैं चेतन हैं इंदौर से, चांदी पे जानना चाह रहे हैं कि क्या अब तो चांदी में काफ़ी तेज़ी आ गई है, लेकिन क्या 64,000 या 65,000 तक का लेवल अभी भी दिख रहा है क्या नीचे की तरफ? रवि जी क्या लग रहा है आपको, 64-65,000 तक चांदी आ सकती है? अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो शायद मुश्किल है, बट अगर आप 6 से 7 महीने का आउटलुक लेके चलते हैं तो 64-65 तो मींस वहां पे पॉसिबल है, क्योंकि चांदी की ऐसी रेंज हो चुकी है, इतनी वोलेटिलिटी हो चुकी है कि 2 से 3 दिन में भी वो 3-4 हजार का जो मोमेंटम है वो चांदी दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे विजिलेंट रहना चाहिए। अगर आउटलुक की बात करें तो मुझे क्वाइट इंप्रेसिव लग रहा है, सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, क्योंकि वहां देखे तो जब बेस मेटल परफॉर्म नहीं करता तो सोना सपोर्ट करता है, सोना परफॉर्म नहीं करता तो बेस मेटल के क्यूज लेके वहां पे आगे चलता है। एंड साथ में अगर जो भी अभी बड़ी कंपनियां हैं जो सिल्वर के प्रोडक्शन में अक्रॉस द ग्लोब, इसके आप सिल्वर प्रोडक्शन के नंबर देखे तो उसमें 37% से 38% तक की भी गिरावट प्रोडक्शन में आई है। तो अभी तक सप्लाई का प्रॉब्लम हमने कोविड में भी चांदी में ज्यादा देखा नहीं था, बट अभी मुझे लग रहा है कि आगे जाके धीरे धीरे इसमें सप्लाई का काफी बड़ा कंसर्न इमर्ज होगा, जो प्राइसेस को यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 70,000 तक ले जा सकता है। तो कोई भी डिप मिले आप 64.5 की वेट ना करें, 66 पे मिलता है तो भी उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे दिखना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो वहां एक बार मुनाफा वसूली करके शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप बाइंग में आ जाए। मुझे जो आउटलुक है वो आगे जाके 72 तक के लेवल्स दिखा सकता है चांदी, अगर आपका थोड़ा लंबा विजन है। चलिए अगले दर्शक है किशन है नासिक से, कॉटन केक इन्होंने 3,250 पर लॉन्ग कर रखा है। किशन को क्या सलाह देंगे रवि जी? मेरे हिसाब से कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो रिकवरी है, बट उसका पार्ट शायद कोकुड नहीं बन रहा है। उसका बेसिक रीजन है वहां पे एंड ऑफ सीजनलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस हिसाब से कोकुड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वही कॉटन कॉम्प्लेक्स में कच्ची रैली है। मेरे हिसाब से आप काफी आउट मनी है। अभी क्या करें, अभी लेवल से निकले नहीं, अभी आप ऐसा करें 3,010 का एक काफी इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव सपोर्ट है। ये सपोर्ट काफी टाइम से ब्रिज हुआ नहीं डाउन साइड, तो ये सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा ले, आपकी पोजीशन कैरी करे। अगर ये उछाल में 3,150 तक के प्राइस दिखते हैं तो थोड़ा लॉस बुक करके एग्जिट कर ले। ऑल ओवर मुझे नहीं लग रहा कि 3,200 बियॉन्ड शॉर्ट टर्म में वो ट्रेड हो सकता है। तो जरूर से कोई भी उछाल मिलता है तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे दिखना चाहिए। ज्यादातर लेवल की वेट ना करें, थोड़ा लॉस हो तो बुक करके एग्जिट कर ले। थोड़ी बहुत लॉस में बुक करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम करें स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 3,010 का। अगले दर्शक है राज पुरोहित हैं दिल्ली से, चांदी इन्होंने 66,200 रुपये पर शॉर्ट कर रखा है। अब जिगर क्या करें, 66,200 पे काफ़ी नीचे की शॉर्ट पोजीशन है, क्या बने रहना चाहिए इनको, इनके भाव के नीचे आएगा या अब मुश्किल लग रहा है? देखिए जैसे मैंने बताया कि गोल्ड सिल्वर में मेरा बायस थोड़ा पॉजिटिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार हायर रेंज में ट्रेड करेगा आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट का सोचना चाहिए, बिकॉज इमीडिएट करेक्शन मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, 1-2 हफ्ते के बाद थोड़ा जब रेट हाइक्स के कंसर्न वापस बढ़ जाएंगे, रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी होगी, नो डाउट अभी भी है, बट अभी मार्केट इन्फ्लेशन को ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को ज्यादा फेस कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस अभी भी हायर एंड पे बने हुए हैं। तो इमीडिएट तो मुझे लगता है कि हायर एंड पे रहेगा आज का सेशन और कल का सेशन में। तो अभी अगर इनका बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एक बार एग्जिट करना बनता है। मुझे लगता है कि 68,350 से के 68,600 तक के लेवल चांदी में आते हुए दिख सकते हैं, तो एक बार एग्जिट करना बनता है। यानी शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप एग्जिट करने की सलाह जिगर दे रहे हैं, पॉजिटिव व्यू है चांदी को लेकर। अगले दर्शक है दिग्विजय सोनी हैं, इनका सवाल है क्या 51,000 तक सोना और 62,000 तक चांदी आएगी? क्या रवि जी आपको लग रहा है क्या 51,000 तक सोना नीचे आ सकता है?
सोना में पॉसिबल है, मीन्स के अभी 50,500 के करीब चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन के नंबर थोड़ा बहुत भी बढ़ के आते हैं तो इमीडिएट वोलेटिलिटी में आपको 51,400 टू 500 तक के लेवल वहां पे दिख सकते हैं। बट मुझे चांदी में थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, और आपने जो लेवल का एक्सपेक्टेशन किया है 62, वो तो काफी फार है। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट दौर पे ये लेवल चांदी में शायद नहीं आ सकते। अगर गोल्ड में आप एक्सपेक्ट करते हो तो डेफिनेटली वहां पे जो वोलेटिलिटी बनी हुई है 1,500 पॉइंट्स में, तो शायद वहां पे एज अ पार्ट ऑफ मोमेंटम 51,400 500 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। पर चांदी में वेट ना करें, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, वहां पे कंपैरेटिव गोल्ड आउटलुक मुझे बेटर दिख रहा है। तो कुछ भी गिरावट आती है तो 66 एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं। मैंने इंट्राडे के लिए बाय रिकमेंडेशन भी दिया है उसमें, बट शायद आपका जो लेवल वाइज लग रहा है कि आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा, तो आप थोड़ा वेट करें। बट 66 के पहले आप इसमें एक बार बाइंग साइड एंट्री ले लें। ओके, चलिए अगले दर्शक सुनील हैं दिल्ली से। आज का गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। आज के लिए गोल्ड पर क्या नजरिया होगा जिगर? देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है। आज के लिए भी अगर देखेंगे तो गोल्ड में ऑलरेडी काफी अच्छी रैली आई है। पिछले 6 दिनों से गोल्ड बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगा, बट निचले स्तरों पे खरीदारी ही करना सही रहेगा। आज का अगर मेरा इंट्राडे व्यू देखे तो 52,375 400 का जोन में काफी अच्छा खरीदारी का मौका मिल सकता है, तो वहां पर खरीदारी करें। 52,100 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना सही रहेगा। और ऊपर में जैसे मैंने बताया कि 52,750 से 800 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो इन टारगेट्स के लिए निचले स्तरों पे खरीदारी करके चले। ओके, चलिए अगले दर्शक है पवन है हिसार से। रेगुलर कॉलर है 3371 3371 रुपये, काफ़ी ऊपर के भाव पर इन्होंने लॉन्ग किया था। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, काफ़ी नीचे है भाव, हालांकि आज के सत्र में तेज़ी भी दिख रही है। अब रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? काफ़ी ऊपर के भाव पर है, क्या ये भाव आपको लग रहा है? मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, क्योंकि उसमें सीजनलिटी का एंड हो चुका है। एंड पर्टिकुलर लोग काफी जो हमारे भी क्लाइंट्स एंड ट्रेडर्स है जिन्होंने ये लेवल ऊंचे लेवल पे बाय किया है, हालांकि तब क्योंकि टारगेट काफी बड़े रेंज में मार्केट में लोग को दिख रहे थे, इस हिसाब से सबने बाइंग की पोजीशन अभी भी क्रिएट की है। हालांकि जब सीजनलिटी एंड होता है, लाइक ये जो अप्रैल वाला मंथ है, उसमें ऑलवेज वहां पे करेक्शन हमने हिस्टोरिकली लास्ट 5 साल से देखा है। तो ये भी डेटा आप देख के ही ट्रेड करें। बट यस, आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पे एटलीस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज में 2% से ज्यादा स्टॉप लॉस रखना नहीं चाहिए। बट अगर आपने ऑलरेडी इतना इन द मनी देखा है तो 3010 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी करें। बट मुझे लग रहा है कोई भी उछाल आए 3150 3160, तो आप वहां से एग्जिट करने का ज्यादा सोचे, क्योंकि आउटलुक मुझे लग रहा है एक टैपिड आउटलुक है। अगर 3000 का लेवल ब्रीच होता है तो एक बड़े डाउन साइड के लिए तैयार हो रहा है। कोको नीचे 2700 2780 तक के भी लेवल दिख जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी उछाल को एक्सिट अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं। बट 3010 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन अभी के लेवल पे कैरी करें, उछाल का आप वेट कर सकते हैं। ओके, यानी गरीब राम एक और दर्शक थे राजस्थान से, उनके लिए भी यही सलाह है कि अब 3010 का स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि अगर वो लेवल अगर टूटता है तो नीचे की तरफ 2780 तक भी आ सकता है। तो कोई भी उछाल आए तो बेचने की कोशिश करें, क्योंकि गरीब राम जी का भी जो बाइंग लेवल है वो पवन हिसार के बिल्कुल करीब है, 3350 के आसपास की बाइंग इनकी भी है, तो इनके लिए भी यही सलाह है। चलिए अगले दर्शक हैं मनीषा हैं पलवल से। जिंक इन्होंने 363 रुपये 30 पैसे पर लॉन्ग कर रखा है। जिगर क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, जिंक में मुझे लगता है कि थोड़ा बिकवाली आ सकती है। पिछले कुछ दिनों से ये रैली जरूर किया है, बट अब प्रॉफिट बुकिंग का मौका आ सकता है जिंक में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इनकी जो बाइंग है वो थोड़ी हायर लेवल पे है। आई वुड सजेस्ट एक मौका लेना है तो 360 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। 360 अगर ब्रेक कर जाता है तो मुझे लगता है कि जिंक में काफी ज्यादा करेक्शन आ सकता है, तकरीबन 357 से 55 का भी लेवल आ सकता है। तो 360 के स्टॉप लॉस से खड़े रहे, बट अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा करेक्शन आएगा, तो वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए। निशा जी, 360 का सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप स्टॉप लॉस लगा लें ताकि नुकसान ज़्यादा नहीं हो। कोशिश करें अगर उसके ऊपर आए, अगर आपके लेवल के ऊपर आसपास अगर आ जाए तो बढ़िया है, फिर आप निकल जाएं। रमेश वानखेड़े हैं, क्या MCX कॉटन 47,000 तक जाएगा? जिगर लग रहा है आपको 47 MCX कॉटन का भाव? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की मोमेंटम हमने कॉटन में आती हुई देखी है, ये प्रोबेबिलिटी नो डाउट एक अप ट्रेंड में है, काफी हायर लेवल्स पे है।
थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आ सकती है तकरीबन 43,000 42,700 तक के लिए, और मेरा जो इनिशियल टारगेट है वो तकरीबन 45,500 करीब का है, 45,500 700 यहाँ तक आ सकता है। नो डाउट मोमेंटम डीजी का है, मैं 47,000 इमीडिएटली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 45,700 500 ये जोन आ सकता है, तो बट ऑब्वियस खरीदारी में रह सकते हैं थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि करेक्शन आएगा तो करेक्शन पे खरीदारी करके चल सकते हैं, और 41,000 की बिलो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ओके, चलिए फटाफट से रवि जी, वक्त कम है, एक 420 पे एक सेल कर रखा है, एक दर्शक ने नाम नहीं भेजा नेचुरल गैस को, आप कैसे ही अपने नुकसान को कम करें? मेरे हिसाब से आप 530 के लेवल पे करीब एवरेज के लिए एक नया शॉट कर दे तो आपकी एवरेज करीबन 468 470 आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि एक बेटर सजेशन हो सकता है। अगर थोड़ा सेफ्टी के साथ प्ले करना है तो थर्सडे के दिन तक वेट करें, तब इन्वेंट्रीज के नंबर के बाद आप फिर से एक लॉट एवरेज के लिए सेल कर सकते हैं, बट लेवल स्पेसिफिक 530 पे एक और लॉट सेल करें, उसका स्टॉप लॉस आप 542 का लगाए। मुझे लग रहा है कि एक बार डाउन साइड आपको 480 तक के लेवल्स दिख जाएंगे, तो शायद डायरेक्टली आपके लेवल ना आए बट एवरेज से आपके लेवल आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये भी हुए आपके लिए नुकसान कम करने के लिए। चलिए अब एक हमने बात की थी, एक बड़े राइस ट्रेडर है और नवी मुंबई एपीएमसी वाशी के डायरेक्टर भी है नीलेश वोरा साहब से, उन्होंने राइस एक्सपोर्ट को लेकर क्या कहा और राइस का आउटलुक, राइस मार्केट का आउटलुक क्या है, आइए सुन लेते हैं। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से एग्री कम्युनिटी काफ़ी फोकस में है और आज हम बात करने वाले हैं, एक राइस कारोबारी हैं, बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी इनका काम है और एपीएमसी वाशी के डायरेक्टर भी हैं ग्रेन एसोसिएशन के। हमारे साथ नीलेश वोरा साहब है। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले सर, राइस को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति है और कितना हम वेल पोजिशन्ड है, और एक्सपोर्ट मार्केट की क्या स्थिति है, इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्या राइस? डेफिनेटली राइस तो इंडिया से काफ़ी जा रहा है एंड वी हैड इवन इन द कोरोना पीरियड वी हैड टेकन ओवर वियतनाम, हु इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इंटरनेशनली। इस बार भी हमारी राइस काफ़ी जा रही है, अफ्रीकन नेशंस में जा रही हैं, गल्फ नेशंस में जा रही हैं, सो दैट सप्लाई इज़ कांस्टेंट। थोड़ा से फ्लक्चुएशन ईरानियन बिजनेस की वजह से आ जाते हैं, बट देन दैट इज़ अ गवर्नमेंट बिजनेस, वो जब डिमांड आती है, बड़ी आती है, थोड़े प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, अदरवाइज सप्लाई साइड इज़ वेरी गुड। रूस यूक्रेन वॉर की वजह से क्या प्राइसेस कुछ बढ़े हैं? अगर 24 फरवरी के बाद की अगर बात की जाए तो पिछले 1.5 महीने में किस तरह से भाव ऊपर गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक भाव में? राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ और कमोडिटीज़ में जैसे ऑयल्स हैं या वीट वगैरह में काफ़ी उछल कूद हो चुकी इंटरनेशनल मार्केट में और उसकी वजह से हिंदुस्तान को उसका फ़ायदा भी हुआ है। मगर एल्सवेयर इफ़ यू स्पीक ऑफ राइस देर इज़ नो मेजर दिस थिंग। पिछली बार 2-3 महीनों में पोस्ट कोरोना फ्रेट्स की वजह से सारे ट्रेड रुक गए थे, बिकॉज फ्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई हो गया था, विच हैज़ स्टेबलाइज नाउ, या प्राइस एडेप्टेबिलिटी आ गई है, तो वो ट्रेड स्मूथ चल रहा है। सर, आपने ट्रेड की जो दिक्कतें हैं, जिसमें पहले कंटेनर की दिक्कतें हो रही थी, अब इंश्योरेंस वगैरह शिपमेंट में दिक्कत हो रही है वॉर की वजह से, क्या एक्सपोर्ट में इस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को भी करना हो रहा है? डेफिनेटली, तो इट्स अ कॉमन फिनोमेना, हर एक को ये दिक्कत है, एक्सपोर्ट में भी होती है, जो इंपोर्ट करते हैं उनको भी होती है। थोड़ा सा इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है प्रोएक्टिव रोल प्ले करे और जो ये बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा सा निगोशिएशन टेबल पे बिठा के फैसिलिटेट करें, तो अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर्स भी, उन दोनों को राहत मिल सकती है और ट्रेड स्मूथ चल सकता है। सर, अब आखिरी सवाल, जिस तरह से एग्री कमोडिटी का बफर स्टॉक बनाने की कई कंट्रीज़ बात कर रही हैं, चाइना शुरू भी कर चुका है, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने एग्री कमोडिटी का एक्सपोर्ट बंद भी कर चुके हैं, ऐसे में क्या लग रहा है राइस के दाम भी ऊपर की तरफ आने वाले समय में जाएंगे? नहीं, नज़दीक में तो ऐसा कोई दिखता नहीं है, और जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हम देख रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि नी जर्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को, अब इस गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। दे हैव अ स्टैंडर्ड स्टॉक फ्लो, काफ़ी स्टॉक है, काफ़ी आगे पीछे का इनके पास स्टडी है, सप्लाई कंट्रीज़ भी हैं और कहाँ सप्लाई करना है वो भी है, जो हमारे पास एक्सेस है। तो नेट गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग अ वेरी प्रोएक्टिव रोल विच इज़ वेरी गुड फॉर ट्रेड। और हमको ये भी उम्मीद थी कि इंडिया शुड बिकम द लीडर इन एग्रो कमोडिटीज़ इन द वर्ल्ड। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। मोदी गवर्नमेंट ने पल्सेस में काफ़ी बड़ा काम किया है एंड वी आर द बिगेस्ट स्टॉकिस्ट नाउ इंटरनेशनली।
उसी तरीके से बाकी जितने भी एग्री कमोडिटीज़ एक एक करके हैं उनको कवर करने के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज़ की है, वो उनके इफ़ेक्ट्स अभी 1-2 साल में दिखेंगे। ओके, तो ये तो राइस एक्सपोर्टर थे और राइस के बड़े कारोबारी जिनका कहना था कि सरकार का जो रोल है एग्री कमोडिटी को लेकर काफ़ी प्रोएक्टिव है। एक जो उनका रिएक्शन टाइम है इतना बढ़िया है कि पॉलिसी से लेकर और चाहे किसानों को लेकर हो या ट्रेडर्स को लेकर या कारोबारियों को लेकर हो, काफ़ी सपोर्टिव है। शुक्रिया रवि जी आपका और जिगर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।